नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। समाजवादी पार्टी ने रविवार को अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की लिस्ट जारी की है और इस लिस्ट में सपा ने 62 नामों को शामिल किया है। साथ ही रामचरितमानस से विवादों में आए स्वामी प्रसाद मौर्य को भी तोहफा दिया गया है, जिस पर बीजेपी का कहना है कि स्वामी को रामचरितमानस के अपमान का यह तोहफा है। वहीं इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सामान्य वर्ग को न के बराबर जगह मिली है। अगर इसके मायने क्या है, आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल भी साथ होगा, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट आप देखिए। ये लिस्ट है समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की। जी, दरअसल रविवार को सपा ने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की लिस्ट जारी की और इस लिस्ट के जरिए अखिलेश यादव ने साफ कर दिया कि हिंदुत्व का अपमान करने वाले स्वामी के सम्मान में अखिलेश मैदान में है। तभी सपा ने स्वामी प्रसाद मौर्य का कद और उसकी ताकत का पूरा ख्याल रखा और उन्हें राष्ट्रीय महासचिव के पद से नवाजा गया है। आखिरकार स्वामी प्रसाद मौर्य को श्री रामचरितमानस के अपमान करने का आज परिणाम समाजवादी पार्टी ने दे दिया है। कहां अपेक्षा की जा रही थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य के इस अपराध के लिए समाजवादी पार्टी उन्हें दंड देगी, वहां समाजवादी पार्टी ने उन्हें महासचिव बना करके आज प्रोत्साहित किया है, पुरस्कृत किया है। समाजवादी पार्टी की रणनीति का हिस्सा है कि उत्तर प्रदेश में कैसे जातीय संघर्ष उत्पन्न किए जाए, कैसे सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ा जाए, कैसे कानून व्यवस्था को खराब किया जाए, और इसके लिए तमाम नेताओं को प्रोत्साहित करने का काम कर रहे हैं। इसीलिए अपना खुद का विधानसभा चुनाव हारे हुए स्वामी प्रसाद मौर्य को पहले विधान परिषद का सदस्य बनाया और अब राष्ट्रीय महासचिव बना करके यह स्पष्ट संदेश दे दिया है कि उत्तर प्रदेश में जो जितना जहरीला बयान देगा, जो सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने का प्रयास करेगा, सपा में उसका उत्तर स्थान उतना ही ऊंचा होता जाएगा। इतना ही नहीं, उनकी पार्टी पिछड़ों, दलितों और मुसलमानों के ही समीकरण पर 2024 की राजनीति का ताना बाना बुनेगी। तभी तो पार्टी में मुसलमान और यादवों के साथ साथ ओबीसी का भी बोलबाला होगा। साथ ही ये भी साफ हो गया है कि अब समाजवादी पार्टी की राजनीति में ब्राह्मण और ठाकुरों के लिए वो जगह नहीं बची है जो पहले कभी हुआ करती थी। समाजवादी पार्टी की कार्यकारिणी में कुल 62 लोगों को जगह दी गई है, जिसमें 10 नाम यादवों के हैं। उनमें से भी 6 नाम यादव परिवार के हैं। यादवों के बाद सबसे ज्यादा अगर किसी को जगह मिली है तो वो है मुसलमान। 9 मुस्लिमों को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल किया गया है। इसके अलावा 5 कुर्मी हैं, 4 ब्राह्मणचारी हैं, 7 दलित हैं और 16 अन्य पिछड़ा वर्ग और बाकी दलों के सदस्य हैं। पार्टी ने 14 राष्ट्रीय महासचिवों का ऐलान भी किया है, जिसमें कोई भी ब्राह्मण या मुस्लिम चेहरा नहीं है। वहीं मुस्लिम चेहरों में भी सिवाय आजम खान के किसी दूसरे चेहरे को राष्ट्रीय महासचिव के तौर पर जगह नहीं मिली है। जबकि इस बार अखिलेश यादव ने ओबीसी को कार्यकारिणी में छप्पर फाड़ कर मौका दिया है। समाजवादी पार्टी में संगठन को विस्तार मिला है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी गठन हुआ है और इसी के साथ हम लोग जो एक बहुत बेहतर टीम का अनुमान लगा रहे थे, वो निश्चित रूप से जमीन पर उतर कर आई है। एक ऐसी टीम जो लोकसभा 2024 और उसके बाद विधानसभा 2027 को मद्देनजर रखते हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने गठित की है। निश्चित रूप से उन्होंने भविष्य की बहुत दूरगामी सोच को लेते हुए ये कार्यकारिणी का गठन किया है। इसमें सभी धर्म और वर्ग के लोगों को सम्मिलित किया है और ये कयास लगाना कि किसी एक जाति विशेष के लोग इसमें नहीं हैं या किसी एक जाति विशेष को इसमें वरीयता दी गई है, तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। समाजवादी पार्टी में किसी भी धर्म या जाति के लिए इस तरह का कभी कोई भेदभाव रहा ही नहीं, न आगे रहेगा। जिनको अभी मौका नहीं मिला, निश्चित तौर पे उनको अन्य जिम्मेदारियां दी जाएंगी, अन्य बड़ी जिम्मेदारियां उनके लिए इंतजार कर रही हैं। और यानी इस लिस्ट को देखकर साफ कहा जा सकता है कि अखिलेश ने ध्रुवीकरण का शानदार प्लान बनाया है। तभी तो न सिर्फ रामचरितमानस के अपमान में स्वामी को पुरस्कार देते हुए उन्हें राष्ट्रीय महासचिव का पद दिया गया, बल्कि दलित, मुस्लिम और पिछड़ों को साधने का प्रयास भी किया गया। मगर क्या राम और रामचरितमानस का अपमान करने वाले स्वामी को इनाम देने से सपा को मिलेगा वोट? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर जो विवादित टिप्पणी स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को लेकर दी थी, उस पर मायावती की प्रतिक्रिया सामने आई। वो ट्वीट आपको दिखाते हैं मायावती का, जिसको लेकर उन्होंने निशाना साधा है समाजवादी पार्टी पर और समाजवादी पार्टी की तुलना भारतीय जनता पार्टी से कर दी है। ये ट्वीट आपको दिखा रहे हैं।
मायावती का। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल मौजूद है। दीपक बघेल हमारे साथ हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। बहुत स्वागत है दीपक जी आपका। जल्दी हमारे साथ भरत गांधी होंगे और अभिषेक वाजपेयी होंगे समाजवादी पार्टी की ओर से। लेकिन दीपक जी, शुरुआती प्रतिक्रिया आप ही के साथ लूंगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने जिन 62 लोगों की सूची जारी की है, उस 62 लोगों की सूची में ब्राह्मण तो है ही नहीं, ठाकुर ना के बराबर हैं। ऐसा क्यों सर? देखिए, यही समाजवादी पार्टी थी जिसने एक बार अपना नारा लगाया था कि ये नई सपा है और नई हवा है। परंतु आज जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो लिस्ट आई है समाजवादी पार्टी की, उससे तो पूर्ण रूप से स्थापित होता है कि समाजवादी पार्टी में चेहरा भी वही है, चाल भी वही है और चरित्र भी वही है। इन्हें फिर से वही राम विरोधियों को सत्ता में पार्टी के संगठन में खड़ा करना है। इनको वही धर्म विरोधियों को पार्टी के सत्ता में खड़ा करना है। इनको वही, अगर मुस्लिमों के नाम पर याद आएंगे तो वही माफिया कल्चर वाले लोग याद आएंगे, आजम खान जैसे, उनको संगठन की लाइन में खड़ा करना है। इनको अगर शिवपाल यादव जी आएंगे तो उनकी प्रसपा के और कोई अन्य नेता नजर नहीं आएंगे। परिवारवाद इतना है कि परिवारवाद से बाहर नहीं निकल पाते हैं। 10 में से 6 यादव एक ही परिवार के हो जाते हैं। तो ये देखिए, जिन पिछड़ों की बात करती है तो उसमें केवल परिवारवादी नजर आते हैं। अगर ये अन्य मुद्दों पर बात करें तो राम विरोधी भी ये नजर आते हैं, धर्म विरोधी भी ये नजर आते हैं। लगातार देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार धर्म के विरुद्ध जिस प्रकार से टिप्पणी दिए जा रहे थे, समाज के बीच में एक वैमनस्यता का माहौल बनाए जा रहे थे, उनको भी लाकर राष्ट्रीय महासचिव बना दिया। तो समाजवादी पार्टी में शुरू से ही ऐसे लोगों को पुरस्कृत करने का काम किया है जो समाज के विभिन्न वर्गों के बीच में मतभेद पैदा करते हैं, समाज के विभिन्न वर्गों के बीच में। ठीक है, अभिषेक वाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। बहुत स्वागत है सर। अभिषेक जी सर आपका। सर, समाजवादी पार्टी ने कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सूची जारी की है, इसमें से ब्राह्मण और ठाकुर सर आपने आउट कर दिए। ये कैसा ध्रुवीकरण प्लान है अखिलेश यादव का? मैं एक बार अपना प्रश्न वापस से दोहरा दें सर। कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सूची में ब्राह्मण और ठाकुर आउट हो गए हैं सर। ये कैसा ध्रुवीकरण का प्लान अखिलेश यादव का? हेलो, मेरी आवाज सर आपको मिल रही है? हेलो अभिषेक वाजपेयी जी जी बताएं। मेरी आवाज मिल रही है सर आपको अब? जी जी आ रही है। अखिलेश यादव ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सूची जारी की है समाजवादी पार्टी ने कल, उसमें से ब्राह्मण और ठाकुरों को आउट कर दिया है सर। ये कैसा ध्रुवीकरण का प्लान है और कौन सा प्लान है सर? नहीं, कौन किसने कहा कि आउट कर दिया है? मतलब अगर आप जैसा जागरूक व्यक्ति अगर ये बात कह रहा है तो मुझे बड़ा विचार सर 10 यादव को मौका दिया है, उसमें से 6 तो आप यादव परिवार के ही हैं, अखिलेश परिवार के। 9 मुस्लिम है उसमें, 5 कुर्मी हैं, ठाकुर कहाँ है बताइए? नहीं क्यों, एक बात, अभी आप ब्राह्मण की बात है, ब्राह्मण तो करें 4 ब्राह्मण है सर, 4 ब्राह्मण। तो क्या अभी तो आप नहीं है अभी? लेकिन सर्वोच्च पदों पर तो ब्राह्मण नहीं है ना सर। राष्ट्रीय महासचिव कौन से ब्राह्मण को बनाया है बताइए? राष्ट्रीय महासचिव किसे बनाया है? अरविंद कुमार सिंह जी क्या है? अरविंद कुमार सिंह जी क्या है? उज्जवल रमन सिंह जी क्या है? आप मुझे बताएंगे? वो ठाकुर नहीं है क्या? लेकिन सबसे ज्यादा जो फोकस रहा है, सबसे ज्यादा जो फोकस रहा है अभिषेक वाजपेयी। किसी भी कार्यकारिणी में अगर किसी व्यक्ति को या वर्ग को जगह ना दी जाए तब प्रश्न चिन्ह उठाइए। किसकी संख्या सबसे ज्यादा फोकस आपका अन्य पेशों पर रहा है। देखिए आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बहुत ही अच्छा कार्यकारिणी का गठन किया, वो बेहतरीन है। उसमें हर एक वर्ग का समायोजन किया, उसमें कोई व्यक्ति असंतुष्ट नहीं है, ना ही कोई वर्ग रह जाता। हर एक वर्ग की भागीदारी है, उसके हिसाब से वो अपने अपने वर्गों का आवाज उठाएगा। कहाँ पे कौन कितना पिछड़ा हुआ है, कौन किस जगह पे शिक्षा के स्तर में कमी है, किस जगह पे बेरोजगारी ज्यादा बढ़ रही है, या किस जगह पे हम बहुत ज्यादा स्वास्थ्य सेवाओं में कमी हो गई है। तो हर एक व्यक्ति का जो वर्ग है, उस वर्ग को जहाँ पे उसका समायोजन किया गया, उसी के हिसाब से तो क्या अपना प्रतिनिधित्व करेगा उस वर्ग का। वो उस वर्ग को लेकर के आगे बढ़ेगा, उनकी समस्याओं को गिनाएगा, उनकी समस्याओं को बताएगा और जोर शोर से उनके मुद्दों को उठाएगा। इसलिए ये कार्यकारिणी का गठन किया गया है। ठीक है, हर एक वर्ग का समायोजन किया गया। दीपक बघेल, देखिए किस प्रकार का वर्गों का समायोजन किया गया। इन्होंने 3 बात कही। देखिए, शिक्षा, बेरोजगारी और स्वास्थ्य की जो बात उठाएगा, तो शिक्षा की बात तो स्वयं स्वामी प्रसाद मौर्य उठाएंगे, जिनको यही नहीं मालूम कि उत्तर प्रदेश के अंदर या पूरे देश के अंदर राम की क्या
मान्यता है या राम को क्या माना जाता है? समाज के बीच में वैमनस्यता फैलाने वाले व्यक्ति को उन्होंने सीधा मुझे लगता है केवल अपने परिवार की पूर्ति करिए, परिवार के 6 सदस्यों को वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में ले जाते हैं। अन्य यादव उनके पास बचे नहीं, अन्य यादव के पास नेतृत्व नहीं, केवल एक परिवार के यादव का नेतृत्व है। वहीं स्वास्थ्य की बात करें तो वहां पर आजम खान को लेकर आते हैं। जो स्वास्थ्य की बात करेंगे तो ये समाजवादी पार्टी का मूल चरित्र तो अपने सामने है। आपके यहाँ को जनता समझ रही है। आप समाज के बीच में वैमनस्यता फैलाने वाली लोगों को सत्ता में लेकर आने चाहते हैं। आप समाज को तोड़ने वाले या समाज को बांटने वालों को लेकर आना चाहते हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी आपके पास में सबको जोड़ते हुए सबके विकास की बात करती है। और ये विकास की बात है जो समाजवादी पार्टी को नहीं पसंद है, तो वो लगातार प्रयास करती है कि किसी भी प्रकार से समाज के बीच में वैमनस्यता फैलाई जाए और ऐसे लोगों को पुनः बार बार सत्ता में लेकर आया जाए, जिससे समाज के बीच में दंगे हो, समाज के बीच में फसाद हो, धार्मिक उन्माद पैदा हो। यही समाजवादी पार्टी का मूल चरित्र है, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने लगातार रोक कर रखने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने एक भी दंगा नहीं किया उत्तर प्रदेश के अंदर धर्म के नाम पर। उत्तर भारतीय जनता पार्टी ने लगातार विकास के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश को लेकर चले, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर चाहे रोड नेटवर्क हो, चाहे रेल नेटवर्क हो, चाहे एयर नेटवर्क हो, चाहे वाटर नेटवर्क हो, सब में। लेकिन सर सवाल तो यह है कि रामचरितमानस का अपमान करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य को आपने सर तोहफा दे दिया। बीजेपी कह रही कि आपने तोहफा दिया राष्ट्रीय महासचिव बना के। आपको तो उल्टा उन पर कार्रवाई करनी चाहिए थी, उनको नसीहत देनी चाहिए थी। अखिलेश यादव की नसीहत नहीं मान रहे, वो अपने बयान पर कायम है और आप राष्ट्रीय महासचिव बना देते हैं। एक सुनिए, देखिए सबसे बड़ी चीज है भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दे बचे नहीं है। अब वो मुद्दे किस तरीके के? भारतीय जनता पार्टी के पूर्व डिप्टी सीएम ने कहा था सीताजी टेस्ट ट्यूब बेबी हैं, उस पर कोई इनके पास जवाब नहीं है। मतलब जो बीजेपी करेगी वही समाजवादी पार्टी करेगी, यही चाल चरित्र चेहरा जो बीजेपी का वही समाजवादी पार्टी का आप मान रहे हैं अभिषेक वाजपेयी। संजय निषाद ने कहा था। मैं कह रहा हूँ बीजेपी ने जो कहा उसी के पद चिन्हों पर चल रही है समाजवादी पार्टी। जो मायावती ने भी आज कहा कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी में कोई फर्क नहीं रह गया है। कोई क्या कहता है इससे हमें फर्क नहीं पड़ता। हमारी प्रमुखता यह है कि हम हर एक वर्ग की जो मुद्दे हैं, जो परेशानियां, उनको आगे लेकर के बढ़ रहे हैं। वो हमारा दायित्व, हमारी जिम्मेदारी है। शिक्षा के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर, स्वास्थ्य के मुद्दे पर, सुरक्षा के मुद्दे पर, हर एक वर्ग में जो जो परेशानियां आ रही है उन सबको मुद्दे उठाना समाजवादी पार्टी का कर्तव्य है। उन सबको लेकर के हम आगे नहीं। मायावती कह रही हैं कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि समाजवादी पार्टी अब बीजेपी के पद चिन्हों पर काम कर रही है, चल रही है। अरे अब तो मायावती जी की क्या बात है? भारतीय जनता पार्टी ने जैसे सिखा दिया वो तो उसी हिसाब से चल रहा है, उनको उसी पैटर्न पे चलना है। क्योंकि कुछ बचा तो है नहीं अब उनके पास। क्योंकि अब उनका जो साठगांठ है वो भारतीय जनता पार्टी से जब जाहिर हो चुका है। जब कुछ होता तो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहती है और जब कुछ होता है वही बिन पेंदी के लोटे जैसी हालत हो गई है, कभी इधर कभी उधर। नहीं ये बताइए सर, ये बताइए जांच चालू हो जाए। रामचरितमानस का अपमान किया था स्वामी प्रसाद मौर्य ने, नहीं किया था? किसने कहा? उन्होंने जो बात कही थी, ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इस पंक्ति से में क्या कहा गया था? आप इस बात को देखिए। हम किसी भी ग्रंथ तो अपमान नहीं किया तो उधर अखिलेश यादव ने नसीहत तो क्यों दी थी? क्यों बुलाया गया था मिलने के लिए? अरे भाई क्यों किसी भी व्यक्ति को जब बुलाया जाता चर्चाएं नहीं होती है क्या? शूद्र कौन है? हम लोग आपको शूद्र रखते हैं। अभिषेक जी, क्या मुख्यमंत्री जी ने क्या किया था? जिस समय आदरणीय अखिलेश यादव जी जब जा रहे थे बंगला खाली करके, तो कौन सा व्यक्ति होता है जो गंगा जल से शुद्ध कराता है अपने घर को? छिड़काव किया जाता पूजा पाठ के अनुसार। ठीक है दीपक बघेल, रामचरितमानस का अपमान नहीं किया था उन्होंने। रामचरितमानस का अपमान की लगातार बीजेपी आरोप लगा रही है, ऐसा रामचरितमानस का अपमान नहीं किया था अभिषेक वाजपेयी कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कुछ मैं ये पूछना चाहता हूँ अभिषेक वाजपेयी जी से, सोनी जी आपके माध्यम से मैं अभिषेक जी से ये पूछना चाहता हूँ, क्या वो स्वामी प्रसाद के बयान का समर्थन करते हैं? इनका मूल चरित्र वहीं से पता चल जाएगा। देखिए समाजवादी पार्टी काम का शुरू से करके आई, चाहे राम मंदिर बनवाने की बात हो। एक बार होम सेक्रेटरी अगर इनसे चर्चा कर रहे हैं कि राम मंदिर कैसे बनवाते हैं तो उन्हें पदमुक्त कर दिया जाता है। चाहे राम भक्तों पर गोली चलवाने का काम हो वो भी समाजवादी पार्टी करती है। और एक कदम और आगे बढ़ते हुए आज रामचरितमानस पर जिस प्रकार से उंगली उठाने वाली है, धर्म पर उंगली उठाने वाली अगर कोई है तो समाजवादी पार्टी है। आज तो मुझे खुद आश्चर्य होता है कि अभिषेक वाजपेयी ब्राह्मण इस प्रकार से राम चीजों पर जहाँ राम का अपमान किया जा रहा है उनका समर्थन करने के लिए स्वयं उनकी तरफ से प्रवक्ता के रूप में खड़े हुए हैं। आपको यह समझना चाहिए कि देखिए अभिषेक जी, राम लोगों की आत्मा में बसते हैं, हाथ जोड़ के
व्यक्ति व्यक्ति जन जन के मन में बसते हैं राम, जिन्होंने रामचरितमानस, जिसका मतलब चरित्र ही है, जिसके चरित्र के माध्यम से लोगों को सीख लेनी चाहिए कि उन्हें जीवन में किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, ऐसे व्यक्ति पर अगर टिप्पणी की जाती है तो समाज के अंदर वैमनस्यता और समाज के अंदर धार्मिक उन्माद को जन्म दिया जाता है। आप देखिए ये बात समझ लीजिए, यही चीज आपके द्वारा लगातार की जा रही है, आपकी पार्टी के द्वारा की जा रही है, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 2024 को अभिषेक वाजपेयी, क्या ये जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की लिस्ट बनाई गई है 2024 को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है? 2024 का रोड मैप है, इसमें कुछ विजन है सरकार का, उस अखिलेश यादव का, समाजवादी पार्टी का? देखिए, कोई भी कार्यकारिणी जब बनाई जाती है तो उसमें चुनाव के रिगार्डिंग भी और बाकी सारे जनता की, और उसी के मद्देनजर आपने जातीय समीकरण को साधा भी है। देखिए, हर एक वर्ग को हमने तवज्जो दिया है ताकि उस वर्ग का जो भी आवाज नहीं पहुंच पा रही वो जनता के बीच से निकाल करके उस प्रतिनिधित्व करने वाले उस वर्ग के लोग आवाज सरकार तक पहुंचाएं, उनकी परेशानियों को गिनाएं, क्योंकि सरकार की पहरी हो चुकी है, पूंजीपतियों की दलाली करने में व्यस्त है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। आपने समाज बीजेपी कह रही है कि आपने तो 10 यादवों को मौका दिया राष्ट्रीय कार्यकारिणी में और 6 तो परिवार के ही हैं, परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं आप। नहीं, भारतीय जनता पार्टी में क्या होता है, जैसे मुझे बताएंगे कोई, ये बता दें। परिवार के लोग नहीं है क्या भारतीय जनता पार्टी में? अगर परिवार का कोई काबिल व्यक्ति है तो ये कौन कहता है कि नेता नहीं बन सकता, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं बन सकता है? कौन कहेगा ये कौन डिसाइड करेगा? अब आप मुझे बता दीजिए कि अगर आप देखेंगे लेकिन सर तकरीबन 10% भूमिका तो परिवार के लोगों की होगी संगठन में। नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 6 लोग परिवार के हैं, यादव कुनबे के, तो 10% भूमिका तो परिवार की हो गई। अरे वाह, मतलब 10% कब्जा तो परिवार नहीं कर रखा है। परिवार, देखिए, प्रदेश और राष्ट्रीय कार्यकारिणी अलग अलग चीजें हैं और जिसकी काबिलियत जैसी होगी उसके हिसाब से करना पड़ेगा, ठीक है? उसमें भारतीय जनता पार्टी से पूछ करके हम काम नहीं करेंगे। ठीक है। या फिर राजनाथ सिंह जी के बेटे पंकज सिंह है तो क्या उनसे नहीं पूछा जाएगा? अखंड प्रताप हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं लखनऊ से, अखंड से एक बार जान लेते हैं। अखंड, दरअसल क्या मायने निकाले जाए समाजवादी पार्टी की इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो सूची कल जारी हुई थी रविवार को, उसके किस तरह से जातीय समीकरण को साधा किया है, किन पार्टी जब अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी या प्रदेश कार्यकारिणी का गठन करती है तो बहुत सारे मुद्दों को एक साथ ध्यान में रखती है, लेकिन सबसे अहम होता है उसका चुनाव। तो 2024 के चुनावों के मद्देनजर ये समाजवादी पार्टी का कहा जाए कि चुनावों की बिसात पर जाति के दांव खेले जा रहे हैं। तो जाति को जो आधार दिया गया है, जिस तरीके से अगड़ों से थोड़ा दूरी बनाते हुए पिछड़ों, दलितों और मुस्लिमों को एक साथ लाने की, एक गठजोड़ तैयार करने की, या कई तरीके से कहा जाए कि एक वोट बैंक तैयार करने की जो कवायद हो रही है, उसके मद्देनजर प्रतीक के तौर पर तमाम ऐसे नेताओं को चेहरा बनाया गया है जो अलग अलग जातियों या बड़े वर्ग को, चाहे वो पिछड़ों की बात हो, चाहे वो समाज, चाहे वो दलितों की बात हो, चाहे वो मुस्लिम कम्युनिटी से आने वाले लोग हों, तो उनके बीच में बड़े चेहरे के तौर पर उनको देखा जाता है। हाँ, ये जरूर हुआ है कि अगड़ों को भी साथ लेकर चलने वाली समाजवादी पार्टी एक जमाने तक, जबकि पिछले गवर्नमेंट तक की अगर बात करें तो पिछले रिजीम अखिलेश यादव का जो रिजीम था तब तक समाजवादी पार्टी सभी को साथ लेकर चलने की बात कर रही थी। लेकिन अभी जो समाजवादी पार्टी का ये जो नई कार्यकारिणी का जो गठन हुआ है, इस कार्यकारिणी के गठन से ये एकदम साफ हो गया है कि अगड़े उनके लिए उतने महत्वपूर्ण नहीं रह गए हैं, बल्कि पिछड़े, दलित और मुस्लिम जो हैं वो उनके लिए वोट बैंक होंगे। वो ऐसे लोग हैं जो उन चेहरों के जरिए जो कार्यकारिणी में शामिल किए गए हैं, उनके जरिए एक व्यापक असर डाला जा सकता है। चुनाव की धीरे धीरे जो रणनीति तैयार की जा रही है, बीएसपी से भी क्योंकि आए हुए लोग समाजवादी पार्टी का हिस्सा है, चाहे वो लालजीत वर्मा हो, चाहे वो रामअचल राजभर हो, इन सब के तमाम लोगों को तरजीह दी गई है। तो दूसरी तरफ कभी बीएसपी का बड़ा चेहरा रहे स्वामी प्रसाद मौर्य को उनके तमाम विवादित बयानों के बावजूद इस पार्टी से राष्ट्रीय कार्यकारिणी में राष्ट्रीय महासचिव का पद दिया गया है। आजम खान जो अभी भी जेल में है, उनको भी राष्ट्रीय महासचिव का ओहदा दिया गया है, वो लगातार इस ओहदे पे है। शिवपाल यादव जो परिवार के ही सदस्य हैं, उनको भी दोबारा समाजवादी पार्टी में अहम जिम्मेदारी दी गई है। प्रसपा छोड़ के प्रसपा का विलय करने के बाद जब समाजवादी पार्टी का वो हिस्सा बने हैं मैनपुरी चुनावों के टाइम पहले,
तो वो जो पूरा गठजोड़ दिखाई दे रहा है, उस गठजोड़ में एकदम साफ है कि परिवार के 10 सदस्यों, अगर यूं कहा जाए कि यादव बिरादरी से, जो उसमें भी अगर पिछड़ों में भी अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी तरजीह जो मिली है वो यादव बिरादरी के लोगों को मिली है, जिसमें कि 10 चेहरे यादव चेहरे हैं। ठीक है, जिसमें 10 हमारे साथ भरत गांधी से जुड़ गए हैं राजनीतिक विशेषज्ञ। बहुत स्वागत है सर आपका। सर, स्वामी प्रसाद मौर्य को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है, उस पर बीजेपी कह रही है कि तोहफा है रामचरितमानस के अपमान का जो अखिलेश यादव ने दिया है। जी देखिए, सवाल ये है कि हर पार्टी की अपनी अपनी नीति होती है। रामचरितमानस जितना प्रिय भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है, वो जरूरी नहीं कि दूसरी पार्टियों के लिए हो। और ये समाजवादी पार्टी का आंतरिक मामला है कि वो किसको महासचिव बनाते हैं, किसको किस पद पर रखते हैं। इस पर किसी दूसरी पार्टी को आपत्ति वैसे भी नहीं करनी चाहिए। और अगर इस तरह की परंपरा शुरू की जाएगी, फिर तो जितने भी पार्टी हैं, सभी पार्टियों में कहीं न कहीं कोई न कोई प्रॉब्लम है। मेरे लगता है कि ये बेसलेस बात है। इस तरह की चीजों में अपने को ज्यादा एनर्जी नहीं लगानी चाहिए। समाजवादी पार्टी का मामला है, अगर उन्होंने राम बहुत प्रिय हैं तो भाई, जो लोग शंभू की कहानी याद करके अभी भी राम से नफरत करते हैं, उनको नफरत करने का अधिकार होना चाहिए। और जिनको श्रद्धा करने का और पूजा करने का अधिकार, उन्हें पूजा करने का अधिकार होना चाहिए। तो दोनों ही चीजें, जिसको जैसा लगता हो वैसा करना चाहिए। ये हमारे देश में अभिव्यक्ति की आजादी है, ये संवैधानिक अधिकार है और उस संवैधानिक अधिकार की इज्जत की जानी चाहिए। ठीक है। और सर, जो कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन किया गया समाजवादी पार्टी की ओर से, जो सूची जारी की गई, उसमें ब्राह्मण और ठाकुर जो सवर्ण हैं उनको कम कहें या कहें ना के बराबर मौका दिया गया। सर, उस पर सर आपकी प्रतिक्रिया और किस नजरिए से आप इस नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी को देखते हैं? नहीं, पिछले दिनों एक नैरेटिव देश में चला है कि भारतीय जनता पार्टी सवर्णों की पार्टी हो गई है। अपवाद स्वरूप में दूसरी पार्टियों में भी सवर्ण हैं, लेकिन जिस तरीके से सवर्णों ने हर भारतीय जनता पार्टी की गलत बात का भी समर्थन किया और थोक में किया, सामूहिक रूप से किया, उससे इस नैरेटिव को बल मिला। और जैसे किसान का भी कृषि कानून का मामला था, इसमें सबकी जमीन के लिए खतरा पैदा हुआ और उसमें जो सवर्ण समाज था पूरी तरह खड़ा था सरकार के साथ कि कृषि कानून लागू ही होना चाहिए। और जिस पर अड़ा रहा, उसे ऐसा लगा कि जो बाकी लोगों को है अब उन्हें अलग होना पड़ेगा। और समाजवादी पार्टी के सामने, बसपा के सामने दबाव आने लगा था कि जब भारतीय जनता पार्टी ओबीसी, एससी, एसटी के लोगों के हितों का ध्यान नहीं रख रही है, तो आप काहे को बड़ी चिंता कर रहे हैं कि सवर्णों का ध्यान रखने के लिए। तो इस दबाव ने समाजवादी पार्टी को या अखिलेश जी को मजबूर किया होगा कि वो ब्राह्मणों का या अन्य सवर्णों का प्रतिनिधित्व घटाएं और ओबीसी, एससी, एसटी का प्रतिनिधित्व बढ़ाएं। और ये उनका अधिकार भी है। संगठन को कैसे कौन चलाता है, ये उनका आंतरिक मामला मैं भी कहूंगा। इसमें बाहरी लोगों को ज्यादा टिप्पणी करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अभिषेक वाजपेयी कुछ कह रहे हैं, जल्दी से मैं दीपक बघेल के पास जाऊंगा। अभिषेक वाजपेयी। देखिए, बड़े भाई ने बिल्कुल अभी अपना मत रखा, मैं उनके मतलब एक जगह पे असहमत हूँ। देखिए, ये बिल्कुल हमारा आंतरिक मामला है और हमने कहीं पे भी, अगर आप देखेंगे आदरणीय अभिषेक मिश्रा जी को राष्ट्रीय सचिव बनाया गया, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कहीं भी कोई भेदभाव किया गया है। हमने हर वर्ग का, ठीक है, हर वर्ग को आपने साधा, अच्छी बात है। दीपक बघेल, ओबीसी को ज्यादा तरजीह दी है पिछड़ा वर्ग को समाजवादी पार्टी ने, तो ऐसा तो नहीं कि बीजेपी की मुश्किल बढ़ने वाली है आने वाले समय में? देखिए, समाजवादी पार्टी ने ओबीसी को तरजीह नहीं दी, परंतु अपने परिवार को तरजीह दी। ओबीसी में भी देखिए, यादव पार्टी में से जब 6 एक ही परिवार के आते हैं तो समझ में आता है कि परिवारवाद से ऊपर समाजवादी पार्टी उठ नहीं पाती है। वहीं पर अगर देखा जाए तो पिछड़ों के नाम पर ऐसे लोगों को लेकर आ जाना जो अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर ऐसा कुछ भी उल जलूल कहते हैं, चाहे वो हिंदू धर्म के खिलाफ हो या हिंदुत्व के खिलाफ हो, तो आप ये लगातार देखिए कि दीपक बघेल आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। अभिषेक वाजपेयी हमारे साथ थे, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, आपका बहुत शुक्रिया। भरत गांधी हमारे साथ थे, राजनीतिक विशेषज्ञ, आपका बहुत शुक्रिया भरत सर। और हमारे साथ हमारे संवाददाता अखंड प्रताप शाही थे लखनऊ से, आपका बहुत शुक्रिया अखंड। इसके साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।